एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबकी सलामती हो। शबाद सलाम। शबाज शलोम भाई, शबाज आपकी भी चलो सलाम। मासद साहब। शाबाश चलो। शबाद सलाम। सो शबाज चलो ताजी। सर जीते रहें, खुश रहें आप सारे। अ, हमारा आज का जो पोर्शन है पार्शा में किड्स, बाजी ने आपको बता ही दिया है। सो जेनेसिस 41 से ये स्टार्ट होता है, 44:17 तक ये जाता है। और इन अ नट शेल इसके अंदर ना 4 नैरेटिव आपको, मेजर नैरेटिव मिलेंगे। 4 कहानियां आपको, 4 वाकयात आपको मिलेंगे इसके अंदर। और अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लें तो, जो कि मेरा ख्याल है आपको पढ़ने भी अब चाहिए, क्योंकि बगैर पढ़े ना, अब मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारे, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये मेरी बात आप याद रख लें कि आप इसको आगे आने वाली चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी प्लेन एंड वेरी सिंपल। सो अगर आप पार्शा मैकेड्स को प्लेनली जानना चाहते हैं तो आप ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, आपको चारों के चारों नैरेटिव पता लग जाएंगे। और चारों नैरेटिव क्या हैं कि फिरौन ख्वाब देखता है। बचपन से ये चीज, ये वाकयात हम सुनते आ रहे हैं। उसके बाद जनाब यूसुफ को उस ख्वाब की ताबीरों के लिए तलब किया जाता है, ये उसका दूसरा नैरेटिव है। तीसरा उसका ये है कि जनाब यूसुफ जो है, राइज टू पावर, जो उनका सारा सिनेरियो है वो डिस्कस होता है। और उसके बाद जो है ना, चूंकि उस जो फिरौन ख्वाब देखता है, उस ख्वाब के रिजल्ट, जो उसकी ताबीर थी, वो कसरत के 7 साल और काल के 7 साल थे। तो जब काल शुरू होता है तो भाई जो हैं वो मिस्र में आते हैं। दिस इज ऑल पार्शा में किड्स। अच्छा, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं करना चाह रहा हूं आज, वो ये है कि बेसिकली पार्शा में किड्स जो है ना, ये आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है कि विच इज इन बिटवीन टू वर्ल्ड्स, टू स्पेसेस, टू वर्ल्ड, टू वर्ल्ड्स, टू realms। कोई भी सदीक का इंसान जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सदीक की बात हो रही है, ठीक है ना, रा की बात नहीं हो रही, शरीर की बात नहीं हो रही है। सदीक आदमी हमेशा दो स्पेसेस, दो वर्ल्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। एक जिसपे वो प्रेजेंट होता है, एक वो होता है जिसके अंदर उसने जाना होता है। वंस अ रैबी सेड, मेरी फेवरेट कोट है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमैनिटी। सो वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। हमारा ओरिजिनल रैलम एक स्पिरिचुअल रैलम था जिससे हम निकल के आए हैं, ड्राइव थ्रू हुए हैं और हम उसमें से आए हैं। सो कोई भी सदीक आदमी जिसकी एसोसिएशन, एफिलिएशन और कुर्बत हाशिम के साथ होती है, ही एग्जिस्ट बिटवीन टू वर्ल्ड्स। और यही अगर आप बृहद कदाशा में देखें तो रवि शाहुल आपको ये बताते हैं कि जो है ना, हम एक एक कांस्टेंट टेंशन में हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में प्रेजेंट हैं, जिस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किसी और तरफ हमें खींच रही है। हम किसी, हमारी जो सोल है, जो हमारा इनर मैन है, वो किसी और वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करना चाह रहा है। लेकिन ये कांस्टेंट टेंशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? विल सी अबाउट दैट। अच्छा, सो पाशा मिकेट्स बेसिकली आपको एक ऐसे करेक्टर के बारे में बता रहा है जिसका नाम यूसुफ है, एंड ही इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स। अब सूरत हाल ये बन गई कि फिरौन ने ख्वाब देखा। अब कोई उसकी ताबीर नहीं कर पा रहा। और इतनी ही देर में, जैसे कि हमने पीछे ये सुन के आए हैं कि जो साकी था, जिसकी ताबीर नान पस के साथ जनाब यूसुफ ने की थी, उसने फिरौन को, उसको याद आ गया, उसने फिरौन को ये बताया कि भाई मेरी खताएं मुझे याद आई। वहां पर ना एक इबरी जो है ना गुलाम है, उसने मेरे और उसकी ख्वाब की ताबीर की थी, और जैसे उसने ताबीर की थी वही हुआ था। सो
अगर आपको हिस्टोरिकली इस चीज का इल्म हो कि जो साकी हुआ करते थे या जो बादशाह के वो बहुत करीब हुआ करते थे, और बहुत सारे सल्तनत के मैटर्स होते थे जिनके अंदर हिस्टोरिकली प्रूवन है। इसकी मिसाल आपको आके जनाबे बीबी आस्तर के सारे वाक़े में जो सॉरी अजरा नहिमिया में आपको बुजुर्ग नहिमिया की सूरत हाल में आपको मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा क्योंकि मैं बादशाह का साकी था। सो बादशाह का साकी बादशाह के कितने करीब होता है। सो उसकी जो ओपिनियन होती है वो बादशाह के लिए मैटर करती है। सो फिरौन ने जब उसकी ये बात सुनी तो फिरौन ने जनाब यूसुफ को कैद खाने से तलब किया। सो जब फिरौन के सामने या हायर किसी अथॉरिटी के सामने कोई बंदा प्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्रेजेंटेबल हालत में प्रेजेंट किया जाता है। तो उन्होंने उसकी हजामत बनाई, उसको बुजुर्ग यूसुफ को जरा टिप टॉप किया ताकि बादशाह के सामने प्रेजेंटेबल हो और बादशाह के सामने पेश कर दिया। अब जब बुजुर्ग यूसुफ जो हैं वो फिरौन के सामने पेश होते हैं तो फिरौन उनको ये कहता है, वहां पर स्टेटमेंट ये है, खालूम खलामती, आई हैव ड्रीम्ड अ ड्रीम। इब्रानी में लिखा है खालूम खलामती, आई हैव ड्रीम्ड अ ड्रीम, और जो मैंने देखा है उसकी ताबीर कोई नहीं कर सका। सो इन एंशियनरीज, जो एंशियनरीज थे वो बहुत ज्यादा रिलाय करते थे अपने हकीम लोगों पर, जादूगरों पर, और इस तरह के जो उनकी कम्युनिटी होती थी। और उसकी उसकी मिसाल आपको, अगर आप एंशियनरीज के कोई भी आप जो है ना उसकी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस उठा के देखेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि इनका कितना इन्फ्लुएंस होता था। नबूकदनजर आगे जनाब दानियल के सहीफे में हमें मिल जाएगा, उसने भी ऐसा ही किया था। ख्वाब का, वहां भी ख्वाब का ही मामला था, लेकिन फिरौन इतना एक्सट्रीम नहीं गया, उसने ख्वाब प्रेजेंट किया, लेकिन उस जो ने उसने ये कहा कि भाई इसकी ताबीर करो। अब उस्तादों से ये रवायत है कि ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की। ऑब्वियसली जब फिरौन ने, आप किसी को जाके ना कह के देख लें यार मैंने ख्वाब देखा है, इसका इसका क्या वजह होगी, आप नाई की दुकान पे भी चले जाएंगे ना तो वहां भी कोई ना कोई बंदा ट्राई करेगा आपके ख्वाब को ना इंटरप्रेट करने की। लेकिन ये एबिलिटी खुदा बहुत कम लोगों को देता है कि कोई उसकी उसकी रूट तक पहुंच जाए। हाँ, एक और भी चीज यहां मैं वो बताना चाहूंगा, लोग ख्वाबों से डिसीव भी होते हैं। ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए होती, एक वो होते हैं जिनको इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। और जिनको इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है उनको इंटरप्रेट करने के लिए, उनकी वजाहत या ताबीर हासिल करने के लिए आपको ऐसा शख्स चाहिए होता है जो ये कर सके, जिसके पास ये गिफ्ट, जो गिफ्टेड हो, जिसको खुदावन ताला ने ये एबिलिटी दी हो। आपका क्या ख्याल है फिरौन के सामने जो उसके हुक्मा थे, उसके जो जादूगर थे, या जो सारी उनकी जो टीम थी, जो सेक्ट था, उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की होगी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इब्रानी लफ्ज का तर्जुमा जादूगर किया गया ना यहाँ, उसका मतलब है द वन हु इज मास्टर इन ओकल्ट नॉलेज। सो नबूकदनेस्सर के बारे में भी ये है कि जब उसने यरूशलेम पे हमला करना था ना तो उसने यही काम किया था। और मोस्टली जो बादशाह थे वो इस पे बहुत ज्यादा इल्म नजूम और इस तरह की ओकल्ट नॉलेज पे बहुत ज्यादा रिलाय करते थे। फिरौन भी करता था। लेकिन कैसी बात है कि जितनी भी ताबीरें उसके सामने की गई, जैसे कि उस्ताद ये रवायत करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ताबीर करने की, कोई ताबीर फिरौन के दिल को नहीं लग रही है। अब फिरौन को अपने ख्वाब का मतलब तो पता नहीं, पता, लेकिन उसको ये सेंस आ रही है कि जो ताबीर या जो इंटरप्रिटेशन ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं यार, कोई बात दिल को नहीं लग रही है। और जो ही जब साकी ने ये बात उसको बताई और साथ एक एविडेंस दी कि भाई जो उसने दो लोगों के लिए कहा था ना, एग्जैक्टली वही हुआ था। सो फिरौन के एक वेरी जो उसका क्लोज बंदा था, उसने इसका इसकी जो है गवाही भी दे दी। सो फिरौन ने बुजुर्ग यूसुफ को बुला लिया। सो
जब फिरौन ने ये सारे ख्वाब के बारे में उनको बुजुर्ग यूसुफ को बताया, तो फिरौन ने आगे एक स्टेटमेंट दी है, और वो है कि वन्नी शमाती अलैहा, और वो कहते हैं कि मैंने ये सुना है, तेरे बारे में सुना है कि तू ख्वाब की ताबीर कर सकता है। जिसके जवाब में पिछली दफा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि बुजुर्ग यूसुफ ने उनको कहा था कि बुजुर्ग यूसुफ का एक एक ट्रेंड था कि खुदावंद ऐसा करेंगे, क्या खुदावंद ही फिरौन को जो है ना वो तसल्ली बख्श जवाब देगा। और सूरत हाल अब ये है कि फिरौन जो है वो अपना ख्वाब ख्वाब आप वहां पढ़ सकते हैं, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, एंड प्लीज डू रीड द टेक्स्ट। फिरौन अपना ख्वाब जो है वो बुजुर्ग यूसुफ के सामने प्रेजेंट करता है, और बुजुर्ग यूसुफ कहते हैं कि मैं इसकी ताबीर बताऊंगा, और अ स्टेप अहेड बुजुर्ग यूसुफ ये कहते हैं कि ताबीर के साथ मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा। सो प्रॉब्लम हमारे हम लोगों के साथ अक्सर ये होती है कि हम लोगों से बहुत सारे लोग चीजें तो पूछते हैं, और हमारे पास बहुत सारी चीजों के हल भी होते हैं, ठीक है ना, हम मशवरे लोगों को दे देते हैं, लेकिन हम मशवरे का सोल्यूशन कभी भी नहीं देते हैं। सो बुजुर्ग यूसुफ जो हैं उन्होंने फिरौन को उसके ख्वाब का मतलब भी बताया, और अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि आपको पढ़ना चाहिए, उन्होंने उसका सोल्यूशन भी जो है ना फिरौन के आगे प्रेजेंट कर लिया। और इसके जवाब में जब ये सारा सिनेरियो अकर हो गया, तो फिरौन ने एक लेजेंडरी स्टेटमेंट पास की, और वो बुजुर्ग यूसुफ के सामने कहता है कि इशी आशे रुआ खलोहिम वो, ऐसा शख्स जिसमें खुदा की रूह हो हमें कहां मिलेगा। आप एक चीज को नोटिस करें कि ये फिरौन जो है ये इतना अकलमंद आदमी था कि इसको ये पता लग गया कि ये जो बंदे ने जिसने ये बात मेरे सामने खड़े होकर दरबार में की है, लोगों के सामने की है, इसके अंदर जो है वो एलोहीम की रूह बोल रही है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश करने की कोशिश की है, लेकिन जो इसने कहा है इसकी बात जो है ना वो मेरे इनर पर्सन को जो है ना वो टच कर रही है। कंपेयर करें, एक फिरौन वो था जो बुजुर्ग मूसा के दौर में था, एक फिरौन ये है जो बुजुर्ग यूसुफ के दौर में है। आपको याद होगा कि खुदावंद ने कहा था कि मैं फिरौन का दिल सख्त करूंगा। अक्सर लोग इस चीज पे इतराज करते हैं कि जी फिरौन का जब दिल सख्त कर दिया तो फिरौन को सजा देने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब खुदावंद ये कहते हैं ना मैं उसका दिल सख्त करूंगा, तो खुदावंद उस आदमी से हिकमत छीन लेते हैं। हिकमत खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है। आप हिकमत की तहकीर करेंगे, अमसाल में लिखा है कि तुम्हारी मुसीबत के दिन मैं तुम पे हंसूंगी। आप हिकमत को नाचीज जानेंगे, आपकी मुसीबत के दिन हिकमत आपको नाचीज जानेगी। खुदावन ताला जो है ना ये कौम को बचाना चाहते हैं। खुदावन ताला ने उसको इतनी अकल दी कि उसको ये समझ आ गई कि, और उसने ये कहा कि इसी आशा खलोहिम्बो, हमें ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जिसमें जो है ना वो खुदा की रूह है। सो इसके बाद, इस सारे सिनेरियो के बाद फिरौन ने एक डेक्लेरेशन दिया। फिरौन ने कहा कि भाई तुझसा अकलमंद तो कोई नहीं है। ये बात फिरौन को भी समझ आ गई कि अब अगर बचना है तो जो है ना हमें इस बंदे की जो मेरे सामने खड़ा ना इसकी बात माननी पड़ेगी। जिंदगी के अंदर हमारे पास सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, हम कई दफा खुद भी बचना नहीं चाह रहे होते। दूसरी चीज उसने डिक्लेयर कर दी कि खुदा की रूह है तुझ में, और तीसरी चीज उसने ये डिक्लेयर की कि मैं तुझे अपने घर का मुख्तार बनाऊंगा। आई विल मेक यू लार्ज एंड आई विल मेक यू इन चार्ज। अच्छा, और इसका इसका सबूत ये हुआ कि उसने अपने हाथ से अंगूठी उतारी। इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं हमान के साथ। अगर आप आस्तर की किताब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा अक्सवेरस ने हमान को अपनी अंगूठी दी थी, और जब आप बादशाह किसी को अपनी अंगूठी अक्सर औकात उनकी सील हुआ करती थी, उसी से वो जो है ना कागजों पे या दस्तावेज के ऊपर मोहर किया करते थे। और फिरौन ने जो बुजुर्ग यूसुफ को कहा कि नताती होते खाल आल कोल एरेज,
इसका मतलब होता है फुल कंट्रोल। मैं तुझे फुल कंट्रोल दे रहा हूं। हाँ, बतौर फिरौन होने के, बतौर तख्त होल्ड करने के, मैं बुजुर्ग हूं, ये समझ लो। लेकिन मैं तुझे फुल कंट्रोल दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू फुल कंट्रोल। 100% जो है ना कंट्रोल तेरे हाथ में होगा, जो तेरे बगैर कोई बंदा यहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। नॉर्मली होता यह है कि जब किसी को ऐसी इमेंस पावर मिलती है ना, तो कई ये काम इंसान की जिंदगी में हो जाते हैं। हमान को देखें आप। हमान को एक्सेसिव पावर ने करप्ट कर दिया था। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और पावर जो है ना, जितनी ज्यादा होती है, करप्शन भी उतनी ज्यादा हो जाती है। इसको हैंडल करना, जब तक आपके अंदर खुदा की रूह नहीं है, आप एक्सेसिव पावर को हैंडल नहीं कर सकते। सो नॉनदलेस फिरौन ने हर चीज का और पूरे पूरे मिस्र का जो फुल कंट्रोल है वो बुजुर्ग यूसुफ के जो है ना हाथ में दे दिया। पर देयर इज अ प्रॉब्लम। एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी यहाँ। बुजुर्ग यूसुफ इब्रानी थे, और एक इब्रानी को मिस्र पे हुक्मरान कैसे लगा लेते? सो ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए ना फिरौन ने इसका सोल्यूशन, फिरौन ने अब ऑब्वियसली मिस्र का दरबार है, मिस्री ऑफिशियल्स हैं, फिरौन ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जो है ना वो जेलसी वाली गेम स्टार्ट होती है कि भाई इसको क्यों कर दिया है। बहरहाल उन सबको ये अकल थी कि अगर इसको नहीं लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। सो ये जेलसी गेम को जो है ना ये पेंडिंग रखो, अभी नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर इट्स अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड द जंक्शन ऑफ आइडेंटिटी। जंक्शन ऑफ आइडेंटिटी इज लाइक कि अब बुजुर्ग यूसुफ तो इब्रानी है, लेकिन जिन पे उन्होंने हुक्मरानी करनी है वो मिस्री हैं। सो इसको इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? सॉल्व करने के लिए फिरौन ने इसका खुद एक उसका एक सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन है कि सबसे पहले फिरौन ने बुजुर्ग यूसुफ का नाम सिफनात फानी रखा। सिफनात जो है ये बेसिकली सफोन से आया है, इट मींस हिडन। और फनी जो है वो आया है, उसका मतलब है रिजॉल्वर या हल करने वाला। सो इन टर्म्स इट मींस द रिजॉल्वर ऑफ मिस्ट्रीज, और द रिजॉल्वर्स ऑफ हिडन मैटर्स। ये नाम वाला जो एक सिनेरियो था वो तो हल हो गया। अब एक और मसला था कि उसको जो है ना इजिप्शियन फैमिली के साथ टाई अप होना था। इसीलिए वहां लिखा है कि फिरौन ने जो है उसकी यूसुफ की शादी जो है ना वो ओन के पुजारी फोतेफरा की बेटी आसनात के साथ की। अब जो मोटिव है फिरौन का वो ये है टू ट्रांसफॉर्म अ हिब्रू इनटू एन इजिप्शियन फॉर्मेट। वो इजिप्शियन फॉर्मेट में, इजिप्शियन कल्चर में उस शख्स को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको उस जो जिस शख्स ने उन पे हुक्मरानी करनी है, जिस शख्स का ऑर्डर उन्होंने मानना है, वो किसी गुलाम या इब्रानी का तो नहीं मानेंगे। और मिस्रियों को भी इस चीज पे ऑब्जेक्ट होगा। सो वो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। माइंडेड। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करती हैं और हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन क्या बुजुर्ग यूसुफ जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए? द बिग क्वेश्चन। क्या बुजुर्ग यूसुफ इजिप्शियन जो है कल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए? The very next verse, Torah says, "وَيَجْزَى Yusuf al Araj Mitzrayim." और अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि उसने मिस्र का दौरा करने के लिए ना वो वहां से निकला है। और वो क्यों निकला है? लिखा है कि मतलब इसका मतलब ये है
कि वयज़े ही लेफ्ट द पैलेस। बुजुर्ग यूसुफ जो हैं वो जब फिरौन के सामने पेश हुए हैं तो वो एज अ इब्रानी पेश हुए हैं। फिरौन उनको इजिप्शियन बनाना चाहता है, मिस्री बनाना चाहता है, लेकिन बुजुर्ग यूसुफ जब वहां से निकले हैं तो जैसे वो उसके सामने गए थे, फिरौन के सामने बतौर इब्रानी गए थे, वो उसके महल से भी बतौर इब्रानी निकले हैं। मैं एक वो देख रहा था, एक लेजेंड है बुजुर्ग यूसुफ और बीबी आसनात के बारे में, कि वो ये कहते हैं कि जो बीबी आसनात थी वो बेशक चाहे फोती फराओन के पुजारी की बेटी थी, लेकिन शी वॉज डिस्कवरिंग अ हिब्रू फेथ कि भाई इन इब्रानियों में ऐसा क्या है कि ये इस किस्म के लोग हैं। सो जब बुजुर्ग यूसुफ को ऑनर किया गया और उनको फिरौन ने कहा कि भाई इसको जो है ना रथ में बिठा के, बग्गी में बिठा के तो इसके आगे ऐलान करो, तो लिखा है कि बुजुर्ग यूसुफ ने ना अपना सर नीचे फेंका हुआ था और मिस्री औरतें उनके ऊपर सोने के सिक्के निछावर कर रही थी। तौरा हमें ये एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत हसीन थे, स्पेसिफिकली हमें ये बताया गया है। और लेजेंड सेज, रिवायत एक ये कहती है कि व्हेन ही वाज गोइंग देयर वाज अ नोट लाइंग ऑन द फ्लोर। जब उन्होंने वो नोट जो है वो फ्लोर पे से उठाया तो उसके ऊपर से लिखा था कि दिस गर्ल विल मैरी ओनली टू द पर्सन हु इज अ डिसेंडेंट ऑफ याकूब। सो बुजुर्ग यूसुफ जो है उन्होंने जो है ना जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि फिरौन के सामने बतौर इब्रानी गए, फिरौन के महल से भी बतौर इब्रानी ही निकले। सो फिरौन ने जो ख्वाब देखा था वो टेक्स्ट में है, आपको पता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन यही थी कि 7 साल जो है ना वो बहुत ज्यादा पैदावार होगी, कसीर पैदावार होगी, और 7 साल जो हैं वो काल ऐसा सख्त होगा कि जो पैदावार के दिन हैं वो भुला दिए जाएंगे। सो काल से पहले हमें ये बताया जाता है कि बुजुर्ग यूसुफ के ना बीबी आसनात से 2 बच्चे होते हैं, और वहां पर एक चीज लिखी गई है और लिखा ये गया है कि की निशानी एलोहीम एत कोल आम लीव एत कोल बे एत अवी। सो की निशानी, की निशानी बड़ा मजे का लफ्ज है और इसके ऊपर मजे मजे की इंटरप्रिटेशन है। मतलब वेरियस रैबाइज ने इसके ऊपर वेरियस इंटरप्रिटेशन की। सो मैं सारों के अंदर इतना डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दो एक चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम जो है ना ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम इफ्राइम रखा। मैं आता हूं इसके ऊपर, की निशानी के ऊपर अभी मैं आता हूं कि, और इससे आपको एक और चीज का भी आइडिया होगा कि अक्सर हमें इस चीज के बारे में थोड़ी सी ना उलझन होती है कि भाई हम इसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह थी कि बुजुर्ग याकूब ने जो है ना अपने हाथों को, जब वो इफ्राइम और मनस्से को बरकत दे रहे थे, तो क्या वजह थी कि उन्होंने अपने हाथों को क्रॉस किया था। सो मे बी इन इंटरप्रिटेशंस को सुनने के बाद, इन बातों को सुनने के बाद मे बी यू कम टू अ रेजोल्यूशन कि भाई किस तरह, ये मैं आप लोगों के ज़हन पे छोड़ता हूँ कि आप इसके लिए क्या जो है ना इसको क्या समझते हैं या किस तरह से किस इंटरप्रिटेशन के साथ जाएंगे। सो इट्स अप टू यू। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम मनस्से रखा और ये कहा कि खुदा ने मेरे बाप के घर की जो तकलीफ थी वो भुला दी। सो इसके ऊपर अभी आते हैं बाद में, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम इफ्राइम रखा। सो उन्होंने ये कहा वे अच्छेम हाशिनी करा इफ्राहिम इफ्राइमी एलोहीम बेअरज अनी अनी। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरे का नाम उसने इफ्राइम ये कह के रखा कि खुदा ने मेरी मुसीबत के मुल्क में मुझे फलदार किया। मुसीबत के मुल्क में फलदार किया, क्या मतलब है आपका?
बाप के घर में आपको भाइयों ने मारा, कूटा, गड़े में डाल दिया, बेच दिया, अजियत आपने उठाई। आपको जितनी भी ब्लेसिंग मिली, बेशक आप कैद में रहे, बेशक आप तकलीफ में रहे, आप मुश्किल में रहे, लेकिन जितनी आपको ग्लोरी मिली, जितना आपको मर्तबा मिला, जो आपको मुकाम जो है वो मिला, जो पावर आपने मिली, वो तो आपको मिस्र में मिली है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि खुदा ने मेरी मुसीबत के मुल्क में फालदार किया? सो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ऐसे सिनेरियो में होते हैं जिसको हम अपने लिए ब्लेसिंग समझ रहे होते हैं, समटाइम्स वो नहीं होती है। सो इस बात से कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के जो है ना मुल्क में वो फालदार किया, इसका क्या मतलब है कि बुजुर्ग यूसुफ अरज इसराइल को जो है ना मुसीबत का मुल्क कह रहे हैं, या बुजुर्ग यूसुफ जो है वो मिस्र को मुसीबत का मुल्क कह रहे हैं? बुजुर्ग यूसुफ को ये बड़ा क्लियरली पता था कि मैं यहां एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये ना होता तो जो पिछली दफा हमने ये सुना है, और मेरा ख्याल है कि आपको पता भी होगा, याद भी होगा, कि उन्होंने कहा था कि मेरी हड्डियां यहां से, जब तुम यहां से जाओगे तो मुझे यहां छोड़ के नहीं जाना, मेरी हड्डियां यहां से लेके जानी है। वो ये क्लियरली जानते थे कि बेशक इस जगह पे मुझे पावर मिली है, ग्लोरी मिली है, अ, बेतहाशा दौलत भी मिली है, इख्तियार मिला है, लेकिन मेरी जगह मेरे बाप के घर में है। सो ही न्यू इट। सो इसी वजह से उन्होंने बनी इसराइल को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे यहां छोड़ के नहीं जाना। सो इंपॉर्टेंट चीज की तरफ एक आते हैं, और वही चीज है, वो है की निशानी। की निशानी जो है बेसिकली इसके ऊपर जब इंटरप्रिटेशन की जाती है तो ये कहा जाता है कि कुछ रैबर्स ये कहते हैं कि बुजुर्ग यूसुफ जो है ना, उन्होंने जितनी मुसीबत उठाई थी, उस मुसीबत उठाने के सबब से उनके जो है ना दिमाग से अपने बाप का घर भूल गया। आप सोचें कि एक शख्स इतनी पावर पोजीशन पे चला गया है, उसने दोबारा अपनी फैमिली से राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपने कभी सोचा इसको इस तरह से कि एक शख्स इतनी पावरफुल पोजीशन पे है, उसने कभी अपने बाप को मैसेज नहीं भेजा? वो तो पूरे पूरी मिस्र के जत्थे ले जाता, कहा बाप मैं जिंदा हूं, लेकिन वो नहीं गया। क्या वजह है? क्योंकि जब बंदा किसी तकलीफ के फेज में से निकल रहा होता है तो तकलीफ का फेज जो है एक टाइम लेता है उसको एक अंडरस्टैंडिंग तक लेके जाने के लिए। सो कबाला ये कहती है कि किसी भी चीज को भुलाने का ना एक मरहला होता है, और एक मरहला ये है कि आपने उस चीज को अपनी मेमोरी में से वाइप आउट करना होता है। कभी आपने, अगर आपने बोलो में से किसी ने कोई कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता और उसने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया है, मजे की बात यह है कि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद हार्ड डिस्क फॉर्मेट होके क्लीन तो हो जाती है, लेकिन आपको पता है क्या उस हार्ड डिस्क में से डाटा रिकवर हो जाता है? जो पुराने फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरीज हैं वो वहां पड़े होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये आउट ऑफ द पार्शा मैं आपको बात बता रहा हूं, आप लोगों ने अपने फोन्स बड़े ध्यान से बेचने होते हैं, क्योंकि आपके फोन्स आप अपनी तरफ से फॉर्मेट करके देते हैं, लेकिन वो फोन्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सो कोशिश ये किया करें कि फोन टिल दी एंड इस्तेमाल करें, या किसी अपने भाई को दे दें। डू नॉट सेल इट आउट, और अगर सेल आउट करना है तो उसकी मेमोरी को टोटल वाइप करना है। देयर आर वेज टू डू इट, मतलब ये मेरा भी वो नहीं है कि इसको कैसे करना है। सो कहने, हाँ जी, टॉपिक ऑफ द नाइट नहीं है। सो इसी तरह ये जो मेमोरीज आपको हॉन्ट करती है ना, इनके फ्रेगमेंट्स होते हैं आपके दिमाग के अंदर, और कबाला ये कहती है कि इसको वाइप आउट करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपने फोकस बनाना होता है। यू नीड टू फोकस।
कि भाई फोकस बना के आपने अपने खुद को एक लाइन ऑफ एक्शन देनी होती है और आपने अपनी मेमोरी स्लेट को टोटल वाइप क्लीन करना होता है। उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये आपकी जान छोड़ते हैं। इन केस ऑफ बुजुर्ग यूसुफ, फोकस क्या है और गोल क्या है? आपको याद होगा कि उन्होंने ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मेरा पूला खड़ा हुआ है, और पूला किस चीज को सिंबलाइज करता है? फिरौन ने भी यही जो है ना गंदम की बालियां देख ली हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि कहत होगा। पहले पैदावार होगी, फिर कहत होगा। सो बुजुर्ग यूसुफ ने क्या देखा कि मेरा पूला खड़ा हुआ है। सो ये सिंबलाइज करता है कि जोसेफ जो है या बुजुर्ग यूसुफ जो है, ही इज गोइंग टू बी अ सस्टेनर फॉर ऑल ऑफ द मिडल ईस्टर्न रीजन। सो उन्होंने इस मेमोरी क्लीन के लिए सबसे पहले अपने गोल को अपने सामने रखा। उन्होंने कहा खुदावन ताला ने मुझे, आई एम अ ड्रीमर, मुझे खुदावन ताला ख्वाबों के जरिए ये इतला देते हैं, मुझे ये चीज का पता है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू माई अब्बाज हाउस, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई गोल। जो ही उन्होंने ये फोकस शुरू किया, जो मेमोरी क्लीनिंग का प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। सो गोल पहला ये है कि मैंने, आई एम गोइंग टू बी द सस्टेनर ऑफ द रीजन। पहले उन्होंने ये इस चीज को प्रेजेंट किया। इस चीज को दो तरह से समझा जा सकता है। खुदा ने मेरे बाप के घर की मुसीबत मुझे भुला दी, ठीक है ना, ओके, आई एम डन विद माई फादर्स हाउस, आई एम डन विद माई फैमिली। खुदा ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी है, मैं अपने बाप का घर भूल गया। दिस इज काइंड ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हमारे जहन में अपीयर होती है। लेकिन जू जू आप अपने गोल पे फोकस करते हैं, जू जू आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, आप यू विल कम टू द रियलाइजेशन कि खुदा ने ये सारा प्लान तो खुदा ने सेट किया हुआ है, और खुदा ने बाप के घर की मुसीबत इसलिए बुलाई है कि खुदावन ताला आपके थ्रू उस गोल को पूरा कर सके जो खुदावन ताला ने रखा हुआ है आपके लिए। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। सो फर्स्ट हैंड आपको यही स्टेटमेंट इन अ नेगेटिव अप्रोच अपीयर होगी, और जू जू आप फोकस्ड होते जाएंगे, आपकी मेमोरी साफ होती जाएगी, आपको यही स्टेटमेंट इन अ पॉजिटिव नोट समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो कुछ ये कहते हैं कि जो निशानी है इसका मतलब ये है कि ही इज डन विद द फादर्स हाउस। कुछ रैबर्स ये कहते हैं कि खसवा खलीला, हाउ कम के भाई आप बुजुर्ग यूसुफ जैसे सदीक इंसान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने बाप के घर को ये कहे कि आई एम डन विद द हाउस? नहीं, वो जो मेमोरी फ्रेगमेंट्स हैं उसके अंदर मौजूद है। एंड ही न्यू व्हेन ही chose the name Ephraim for his second son, he knew he belonged to his father's house. ये मुल्क जो है ये उसकी मुसीबत का मुल्क है। क्यों? क्योंकि वो जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना वो मुकम्मल हो रहा है, वो चल रहा है, वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। लेकिन अभी भी एक और चीज पड़ी है, और वो दूसरी चीज ये है कि बुजुर्ग यूसुफ ने दो ख्वाब देखे थे। एक तो मेरा पूला उठा, सो ही इज गोइंग टू बी द सस्टेनर एज वी डिस्कस्ड। सेकंड, स्टार्स की बात हो रही है। ये एक वाहिद वक्त था, जो मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि वाहिद वक्त था जब बुजुर्ग याकूब ने बुजुर्ग यूसुफ को जो है ना खफा हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं तेरा बाप और तेरी मां भी तेरे आगे सिजदा करेंगे। लेकिन ये लिखा है कि उन्होंने ये बात अपने दिल में रखी। सो सूरत हाल ये है कि जब बाप ने कहा जाके ना भाइयों को देख के आ, तेरे भाई गए हैं। अब सबसे पहले वो सिकम को गए हैं, और आपको पता है कि सिकम में क्या हुआ था? बुजुर्ग याकूब के बेटों ने सिकम में किया क्या था? एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट, यू शुड रीड इट। सिकम में उन्होंने क्या किया था? वहां पर पूरा ब्लड बाथ चला, और बुजुर्ग यूसुफ ने अपने बाप को कहा है नहीं नहीं,
मैं हाजिर हूं। दिस इज व्हाट फादर एब्राहम सेड टू हाशिम, मैं हाजिर हूं। और बाप ने उनको एक मतलब ऐसी जगह भेजा वेयर बुजुर्ग यूसुफ न्यू कि इट्स डेंजरस। सो कभी हम बुजुर्ग यूसुफ के पर्सपेक्टिव में इस सारे सिनेरियो को सोचने की कोशिश करें तो आपको मजा ये आएगा कि हम जितना भी सिनेरियो पढ़ते हैं वो सारा भाइयों और दूसरे सिनेरियोस के साथ देखते हैं कि वो जाके उन्होंने जो है ना कोर्ट को खून में भिगोया और जाके बाप को कहा कि पहचान तो सही है तेरे बेटे का है। लेकिन क्या बुजुर्ग यूसुफ को ये मालूम था कि उन्होंने जो है ना जानवर जिबा करके खून में डुबो के तो मेरे बाप को डिसीव कर दिया है? नहीं, क्योंकि ये वाकया तो बुजुर्ग यूसुफ के मिस्र की तरफ रवाना होके बिक जाने के बाद हुआ है। ये तो उनके इल्म में ही नहीं था। सो उनके पर्सपेक्टिव में ये चीज तो उनके नॉलेज में ही नहीं थी कि मेरे बाप को ये समझा दिया गया है कि मैं मर गया हूं। और मैं मर गया हूं तो मेरे बाप ने कोई सर्च पार्टी भी मेरे लिए जो है ना वो नहीं निकाली, क्योंकि बाप को तो पता लग गया कि वो मर गया है। लेकिन अगर आप बुजुर्ग यूसुफ के पर्सपेक्टिव में देखें, सो एज एन मतलब एज अ ह्यूमन बंदे के अंदर जो है ना एक चीज होती है। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया, जो जो वक्त गुजरता गया, बुजुर्ग यूसुफ जो हैं वो इस चीज की रियलाइजेशन तक आते चले गए कि ये सारा जो प्लान है बैक एंड के अंदर हाशिम ने किया। एंड द मोमेंट ही रियलाइज इट, वो इस पॉइंट तक आ गए कि जहां उन्होंने अपने भाइयों को ये कहा कि तुम परेशान ना हो, खुदा ने मुझे तुम्हारे से आगे भेजा था ताकि मैं जो है ना बाय द विल ऑफ हाशिम मैं सस्टेनर का काम कर सकूं। और क्योंकि ही वॉज अ ही वॉज अ बिलीवर इन ड्रीम्स, तो एक ख्वाब तो उनका हुआ, लेकिन वो अपने बाप को तब तक अप्रोच, अपनी फैमिली को तब तक अप्रोच नहीं कर सकते थे जब तक कि उनका दूसरा ख्वाब भी पूरा ना होता। और वो ये था कि वो चांद और जो है ना 11 सितारे और वो भी उसे सिजदा करे। सो ये तभी होता जब वो पूरी ग्लोरी में मिस्र का हुक्मरान हो जाता। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द प्रोसेस जितने भी उनके जो तलख मेमोरीज थी, जो उनके जो फ्रैगमेंट्स थे, वो आस्ता आस्ता साफ होते गए। और यही चीज हमारे लिए भी आज होती है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी तलख चीज होती है, इसको साफ करने का तरीका होता है। यू नीड टू फोकस। आपने इरादा बनाना होता है कि आई नीड टू क्लीन द मेमोरी एंड आई नीड टू फोकस ऑन द गोल। सो जो बेसिक चीज है वो यही है कि जूं जूं आप हाशिम के साथ चलते जाएंगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैंगिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। एक दुनिया जो आपको खींचेगी, एक वो जिसके लिए जो है ना आपकी जो रूह है वो लॉन्ग करेगी। सो सूरत हाल ये है कि हम सबको वी नीड टू कम टू द रियलाइजेशन कि अगर खुदावंद ताला हमें यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हैं तो ये हमारी मुसीबत का मुल्क है। बट इवेंचुअली एंड फाइनली वी बिलोंग विद अ फादर। सो बारी ताला जो है वो हम सब पे मेहरबानी करें, रहम करें कि हम जो है ना इन हम सब के अंदर होती हैं, हम ये कड़वी तलख चीजों को जो है ना मे भी शायद हमें हाशिम के साथ भी ग्रो ना करने दें, इनको वाइप क्लीन करें और इन द हैंड्स ऑफ हाशिम हम हाशिम के वो सारे गोल्स जो हमारी जिंदगी में रखते हैं पूरे कर सकें। बारूक हाशिम जी, सी यू
in the next parsha.